हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी टाइम। आज के इस वीडियो में हम BG 105 में जो नोवेल दिया गया है उस नोवेल का समरी डिस्कस करेंगे। नोवेल का नाम है द बाइंडिंग वाइन। इस नोवेल को शशि देशपांडे जी ने लिखा है। शशि देशपांडे जी का जन्म 1938 धरावर कर्नाटका में हुआ था। शशि देशपांडे जी का पिता का नाम था आद्या रंगाचारा, जो कि कन्नड़ एंड संस्कृत कुलार थे, और उन्हीं से ही शशि देशपांडे जी को लिखने के लिए प्रेरणा मिली थी। शशि देशपांडे जी का जो बेस्ट वर्क है वो है उनका 5th नोवेल, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। उनका 5th नोवेल था दैट लॉन्ग साइलेंस, जिसको 1988 में पब्लिश किया गया था और उसके लिए उन्हें 1993 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो आइए द बाइंडिंग वाइन नोवेल को, इस नोवेल का समरी डिस्कस करते हैं। द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द बाइंडिंग वाइन इज उर्मिला, कॉल्ड उर्मी इन द नोवेल। ये जो नोवेल है, इस नोवेल का प्रोटैगनिस्ट यानी मुख्य पात्र है उर्मिला, जिसे नोवेल में उर्मी कहा गया है। शी इज ग्रीविंग ओवर द डेथ ऑफ हर 1 year old डॉटर अनु, एंड इट इज फ्रॉम हियर दैट द स्टोरी पिक्स अप मोमेंटम। उर्मी का 1 साल की एक बच्ची थी जिसका नाम अनु था, और अनु की डेथ हो चुकी है, तो इसीलिए उर्मिला बहुत दुख में है। उर्मिला यानी उर्मी, ठीक है। Urmi's husband Kishore is in the merchant navy. He remains on the sea for many months and is therefore absent from the novel. उर्मी का जो हस्बैंड है वो मर्चेंट नेवी में काम करते हैं और बहुत महीनों से वो वहाँ पर हैं, तो इसीलिए नोवेल में भी उनको एब्सेंट दिखाया गया है। उर्मी इज ए लेक्चरर एंड शी लिव्स विथ हर लिटिल सन कार्तिक एंड हर मदर इन बॉम्बे। उर्मी एक लेक्चरर है और वो अपने माँ एंड अपने एक छोटे से बच्चे के साथ वो बॉम्बे में रहती है। When the novel opens, Urmi is in conversation with Vana. Vana is her childhood friend and also her sister-in-law, that is Kishore's sister. ये नोवेल जब स्टार्ट होता है तो उर्मी वाना के साथ बातचीत कर रही होती है। वाना जो कि उर्मी का एक चाइल्डहुड फ्रेंड है एंड सिस्टर इन लॉ भी है। उर्मी इज इन ए बैड मूड. She feels irritated when Vana talks of a small incident of their girlhood days when Urmi was learning cycle in Ranidurg. One day she had fallen off the bicycle and hurt her knees. उर्मी का मन कहीं पर भी नहीं लग रहा है और वो बहुत चिढ़ जाती है जब वाना उसे उनका गर्लहुड डेज का एक बात बताती है। जब वो रानी दुर्ग में साइकिल सीख रही थी तब वो साइकिल से गिर गई थी और उसका घुटना जख्मी हो गया था। तो इसी बात से उर्मी बहुत एंग्रीली बोलता है। At this, Urmi asks her angrily, "What are you trying to say, Vana? Why don't you say it straight off?" Actually, Vana is trying to shift her mind from the grief, but Urmi is no mood to be soothed by such remarks. इस बात से उर्मी बहुत गुस्से में हो जाती है और वो कहती है, "What are you trying to say, Vana? तुम कहना क्या चाहती हो? तुम क्यों सीधे सीधे नहीं कहते?" लेकिन वाना का एक्चुअल मीनिंग वो नहीं था। वाना उसका माइंड शिफ्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उर्मी का मूड ऐसा था कि वो बहुत ही परेशान हो गया था, बहुत ही चिंतित हो गया था। उर्मी refused to let go of her pain. She tells Vana that when she fell off the cycle, it was small hurt compared to the agony of losing her daughter. She has lost her child and she cannot forget it. This pain is all that's left to me of Anu. Without it, there will be nothing left to me of her. I will lose her entirely. उर्मी वाना को कहता है कि साइकिल से गिरना और एक बच्ची को खो देना, इनमें बहुत डिफरेंस होता है, और अनु के खो जाने से, अनु के चले जाने से मुझे बहुत तकलीफ हुआ है, मुझे बहुत हर्ट हुआ है एज कम्पेयर टू वो जो साइकिल से गिरा था, एज कम्पेयर टू उसके मुकाबले यहाँ पर मुझे ज़्यादा दुख हो रहा है, यही बताती है उर्मी। एट द मेंशन ऑफ हर गर्लहुड डेज इन रानी दुर्ग, उर्मी इज रिमाइंडेड ऑफ हर ग्रैंड मदर बाईजी। जब यहाँ पर गर्लहुड डेज के बारे में बात हो रही थी, उर्मी को अपने ग्रैंड मदर की याद आ गई। उर्मी वॉज फॉन्ड ऑफ हर ग्रैंड मदर। उर्मी को अपनी दादी बहुत पसंद थी। हर चाइल्डहुड विद बाईजी एंड अज्जू, हर ग्रैंडफादर, वॉज ए हैप्पी वन, बट शी वॉज ऑलवेज पजल्ड एज टू वे हर पेरेंट हैड सेंट हर अवे व्हाइल अमृत हर ब्रदर स्टेड विद देम। उर्मी को अपने चाइल्डहुड डेज में बाईजी, उनका जो दादी, एंड अज्जू, उनका जो ग्रैंडफादर थे, उनके साथ रहने में बहुत मज़ा आता था, लेकिन वो हमेशा ये सोचती रहती थी कि
जबकि उसका जो भाई अमृत है वो क्यों अपने माता पिता के साथ रह रही है, लेकिन उर्मी जो है वो क्यों अपने दादी और जो ग्रैंडफादर है उनके साथ रह रही है। ये वो सोचकर बहुत ही परेशान होती थी। She bore a kind of grudge against her mother Inni. It is only towards the end of the novel that Inni recounts the incident. तो यहाँ पर इनी उर्मिला की माँ है, उर्मी का माँ है। तो उर्मी हमेशा अपने माँ को बहुत ही पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसे लगता था कि वो उनको दादी के यहाँ भेज रही है, तो इसीलिए उसको अपनी माँ को ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। ठीक है। लॉन्ग बैक व्हेन उर्मी वाज ए चाइल्ड, इनी हैड गॉन आउट लिविंग हर इन द केयर ऑफ दिवाकर। तो बहुत दिनों पहले जब उर्मी छोटी सी बच्ची थी, तो इनी यानी कि उर्मी का माँ एक दिन क्या किया था, उसे दिवाकर जो कि एक ट्रस्टेड सर्वेंट था उसके यहाँ छोड़कर गई थी। उर्मी's father had come home early that day and seeing that the girl was left with a male servant had got angry. After that he decided to send Urmi to his mother. तो यहाँ पर जब इनी यानी कि उर्मी के माता जी उर्मी को एक मेल सर्वेंट के साथ घर में अकेला छोड़कर चली गई थी, तो ये बात देखकर उनके पिता यानी कि उर्मिला के पिता को बहुत गुस्सा आया। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उर्मी को अपने दादी के यहाँ भेजने के लिए सोच लिया था। ही मेड हिज डिसीजन विदाउट इवन कंसल्टिंग हिज वाइफ इनी, उर्मी's मदर। यानी कि उन्होंने फैसला कर लिया था कि उर्मी को अपने दादी के यहाँ भेजने के लिए। तो उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि अपनी पत्नी को इसके बारे में पूछा जाए, ये भी नहीं सोचा था और ये डिसाइड कर लिया था। At this point, Urmi understands the sinister power of male dominance that rendered her mother a helpless victim. तो यहाँ पर उर्मी को समझ में आता है कि इस सोसाइटी में अभी भी मेल डोमिनेंस पावर कितना ज़्यादा है। सिनिस्टर पावर यानी कि मेल डोमिनेंस पावर को एक बुराई की तरह यहाँ पर दिखाया गया है। Urmi now realized how her mother must have suffered the pain of separation and how bravely she bore it over the years without complaining. She feels sorry for her mother, but this realization comes only towards the end, and before that we have to go through many more incidents and get to know many characters. यहाँ पर उर्मी ये रियलाइज करता है कि जब वो छोटी सी उम्र से अपने माँ से बिछड़कर दादी के यहाँ चली आई थी, तो वो अभी समझ में आ रहा है कि उसे उसकी माँ को कितनी तकलीफ हुई होगी जब वो अपने दादी के यहाँ चली आई थी। तो यहाँ पर उसे दो चीज़ के बारे में समझ में आ गई, एक सोसाइटी में मेल डोमिनेंस पावर है और दूसरा अपने माँ बिना किसी कंप्लेन के वो जो सेपरेशन था एक बच्ची और माँ का वो सह गई थी। तो यहाँ पर मदर का जो ग्रेटनेस है यहाँ पर ये दर्शाया गया है। तो आगे ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हैं जो कि उर्मी को बहुत सारे शिक्षा देते हैं। वी आर नाउ इंट्रोड्यूस टू अक्का, उर्मी's मदर इन लॉ। तो यहाँ पर और एक कैरेक्टर के बारे में हमें पता चलता है जो कि उर्मी का मदर इन लॉ है, उनका नाम अक्का है। वन डे अक्का ब्रिंग्स आउट एन ओल्ड ट्रंक, इट कंटेन्स सम येलोइंग पेपर, डायरीज एंड नोट्स। तो एक दिन अक्का ने एक पुराने ट्रंक ले आए थे और उसमें से बहुत सारे येलो पेपर्स थे, डायरीज था और कुछ नोट्स था। Akka tells her that this paper belongs to Mira and Urmi gets interested in reading them to see what they contain. तो उस ट्रंक्स में जो भी कुछ था वो मीरा का था और मीरा कौन है ये हमें पता चलेगा। एक्चुअली मीरा इज किशोर्स रियल मदर, दैट इज उर्मी's मदर इन लॉ। शी हैड डाइड व्हेन किशोर वाज जस्ट 1 day old and Kishore father was married to Akka so that the infant Kishore could get a mother. तो मीरा जो है वो उर्मी का एक्चुअल मदर इन लॉ है, यानी अक्का क्या हो गया, स्टेप मदर इन लॉ हो गया। तो जब किशोर का जन्म हुआ तो मीरा उसके ठीक बाद तुरंत बाद ही मर गई थी। तो अक्का को जो किशोर के फादर थे वो अक्का को मैरिज किया ताकि वो जो किशोर था, इन्फेंट बच्चा था, वो बड़ा हो सके। ठीक है। Thus Akka is Urmi's step mother in law. Urmi realized that Akka was brought as a bride only to be a mother to Kishore. Urmi can now recast Akka's loveless married life and feels sorry for her. यहाँ पर उर्मी को ये समझ में आती है कि मीरा का देहांत बहुत पहले से हो गया था और किशोर के फादर जो थे उन्होंने अक्का को शादी कर ली थी। तो यहाँ पर अक्का का जो लाइफ था वो कितना लवलेस एंड सेल्फलेस था उसके बारे में उर्मी को समझ में आ जाती है। तो इसके लिए उसका जो मैरिड लाइफ है, यानी कि
अक्का का जो मैरिड लाइफ है वो बहुत ही लवलेस था, ये उर्मी को समझ में आ गई होती है। फ्रॉम द लेटर्स एंड डायरीज उर्मी अंडरस्टैंड द पेन ऑफ येट वन मोर वुमन मीरा। उर्मी जब वो डायरीज एंड लेटर पढ़ती है तब और एक वुमेन के बारे में उसे जानने को मिलती है, वो थी मीरा। उर्मी रीड्स द पेपर्स assiduously and recreates Mira's life, her aspiration, failures, fears and desires. Mira's problem is the obsessive love of her husband. He loves her for himself, not for her sake. तो उर्मी जब वो डायरी पढ़ती है, मीरा के लाइफ के सारा चीज़ उसे पता चलता है, जो कि मीरा का जो लाइफ था उसका एस्पायरेशन था, फेल्योर्स था, डिजायर्स था, फियर्स था, उन सब चीज़ों के बारे में उर्मी को पता चलता है। तो उसका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था उसका लव ऑफ हर हस्बैंड। मीरा का हस्बैंड का जो ऑब्सेसिव लव था वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ही लव्स फॉर हिमसेल्फ नॉट फॉर हर सेक, यानी कि वो खुद के लिए मीरा को चाहती थी। फॉर हिम ग्रेटिफिकेशन ऑफ हिज डिजायर इज द प्राइम सिग्निफिकेंस। उसके लिए खुद का जो डिजायर है उसे फुलफिल करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ही नेवर पॉज टू थिंक ऑफ हर विश और विल, यानी कि उसे दूसरों के क्या क्या ख्वाहिशें हैं उसके बारे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, उसको सिर्फ खुद का जो डिज़ायर है उसके बारे में वो सोचता था। मीरा frankly records her intimate feelings in her diaries. Her poems are also confessional. She wants love, not lost. Love means understanding the other and caring for his or her needs. Lost is selfish and it looks for personal satisfaction. तो यानी कि उसे प्यार चाहिए था, जो कि प्यार करने का मतलब होता है दूसरों के बारे में केयर करना, उसके डिज़ायर, उसके नीड के बारे में जानना। लेकिन लॉस्ट क्या होता है, वो एक सेल्फिश नेचर होता है, खुद के बारे में सिर्फ सोचना, इसे लॉस्ट कहते हैं। मीरा इज अफ्रेड ऑफ हर हस्बैंड्स लॉस्टफुल लव। लुकिंग एट द सिचुएशन फॉर ए सोशल एंगल, मीरा's fear and anger has no relevance as her husband's demand is perfectly legitimate within the canons of marriage. यानी कि मीरा को सबसे ज़्यादा डर लगता था अपने हस्बैंड की लॉस्टफुल लव, यानी कि सिर्फ उसे खुद का डिज़ायर के बारे में सोचना था, ये सबसे ज़्यादा उसे डर लगता था। और यहाँ पर जो मैरिज को इस रीजन के लिए यहाँ पर बनाया गया है, ऐसा यहाँ पर सोचा गया है। Despite her despair, Mira feels happy when she is with child. As an expectant mother, she starts loving life. Unfortunately, she dies in childbirth. तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर क्या हुआ, मीरा का देहांत हो गया चाइल्ड बर्थ के समय, ठीक है। अब हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं। उर्मी जॉइन्स ड्यूटी आफ्टर हर लीव्स एक्सपायर एंड गेट्स बिजी इन हर डेली रूटीन। वन डे सी लर्न्स ए रेप केस व्हेन सी गोज टू द हॉस्पिटल टू मीट वाना हु इज ए मेडिकल सोशल वर्कर। प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर क्या हो रहा था, उर्मी अपने 1 साल की बच्ची की मरने पर दुख में थी, लेकिन जैसे ही उसका जो लीव ख़त्म हो जाता है, वो लेक्चर के जो पोस्ट में थी वो अपना ड्यूटी ज्वाइन करती है, ठीक है। एक दिन क्या होता है, वो मेडिकल गई होती है। वाना जो कि उसका एक चाइल्डहुड फ्रेंड है एंड सिस्टर इन लॉ है, तो वो एक मेडिकल एंड सोशल वर्कर है, उसे मिलने हॉस्पिटल गई होती है उर्मी, और हॉस्पिटल में उसे एक रेप विक्टिम के बारे में पता चलता है। द रेप विक्टिम इज कल्पना। हियर देशपांडे गिव्स अस वन मोर स्टोरी। तो जो रेप विक्टिम थी उसका नाम कल्पना थी। यहाँ पर देशपांडे जी ने हमें और एक स्टोरी के बारे में बताया है। तो स्टोरी में यहाँ पर और एक कैरेक्टर जुड़ता है, ठीक है। कल्पना इज ए यंग विवासियस गर्ल फ्रॉम ए लोअर क्लास बैकग्राउंड। सी इज शकुताइस डॉटर। तो यहाँ पर जो कल्पना है वो एक हमेशा खुश रहने वाली बच्ची है और वो शकुताई का बेटी है, ठीक है। शकुताई कौन है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। शकुताई हैज वन मोर डॉटर संध्या एंड ए सन। शकुताई जो है उसका और एक बेटा है और एक बेटी है जिसका नाम संध्या है। हर हस्बैंड डज नॉट स्टे विद देम, सो इट इज शकुताई हु इज द ब्रेड विनर। तो उसके पति जो है वो घर पर नहीं रहते, यानी कि उन बच्चों के देखभाल कौन करता है, शकुताई ही करता है। She has a sister, Sulochana, Sulu. Sulu is childless and is afraid that her husband Prabhakar may marry another woman and stunt her out of his house. यहाँ पर हमें बहुत सारे कैरेक्टर के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पर कल्पना है जो कि रेप विक्टिम है, उसका माँ है शकुताई, और शकुताई की और एक बेटी है जिसका नाम संध्या है और एक बच्चा भी है।
और सकुताई का यहाँ पर एक सिस्टर है जिसका नाम सुलोचना है, यहाँ पर सुलू लिखा गया है, ठीक है। सुलू एक चाइल्डलेस है, यानी कि उसका कोई भी बच्चा नहीं है। और सुलू का जो हस्बैंड है वो है प्रभाकर, ठीक है। और सुलू को हमेशा ये डर रहता है कि वो चाइल्डलेस है, इसीलिए प्रभाकर कहीं न कहीं दूसरी शादी ना कर दे, इसीलिए सुलू हमेशा डरती रहती थी। She has a sister, Sulochana, Sulu. Sulu is childless and is afraid that her husband Prabhakar may marry another woman and stunt her out of his house. यहाँ पर हमें बहुत सारे कैरेक्टर के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पर कल्पना है जो कि रेप विक्टिम है, उसका माँ है शकुताई, और शकुताई की और एक बेटी है जिसका नाम संध्या है, और एक बच्चा भी है। और शकुताई का यहाँ पर एक सिस्टर है जिसका नाम सुलोचना है, यहाँ पर सुलू लिखा गया है, ठीक है। सुलू एक चाइल्डलेस है, यानी कि उसका कोई भी बच्चा नहीं है। और सुलू का जो हस्बैंड है वो है प्रभाकर, ठीक है। और सुलू को हमेशा ये डर रहता है कि वो चाइल्डलेस है, इसीलिए प्रभाकर कहीं न कहीं दूसरी शादी ना कर दे, इसीलिए सुलू हमेशा डरती रहती थी। हर हस्बैंड इज एनामोर्ड ऑफ कल्पना एंड इज नीड टू मैरी हर। बोथ Sakutai and Sulu approve of this proposal. Sulu likes it because if Kalpana comes as the co-wife, Sulu will not be driven out. सुलू का जो पति है वो है प्रभाकर। प्रभाकर कल्पना को देखकर बहुत ही वो विमोहित हो गया था, और वो कल्पना को मेरी यानी शादी करने के लिए कल्पना का माँ यानी शकुताई को कहा। तो शकुताई एंड सुलू इस प्रपोजल से वो दोनों एग्री कर गए। और सुलू इसलिए एग्री हो गया क्योंकि कल्पना अगर उस घर में आएगा तो वो उसे घर से बाहर जाना नहीं पड़ेगा। आफ्टर ऑल सुलू इज कल्पनास आंट। तो जैसे कि सुलू क्या होगा, कल्पना का मासी होगा, तो इसीलिए सुलू को भी उस घर से बाहर जाना नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए सुलू एंड शकुताई दोनों इस प्रपोजल से रेडी हो गए, एग्री हो गए थे। Sakutai likes the idea because she thinks Prabhakar is a good man, and since he loves Kalpana, he will keep her happy. Kalpana, however, has her own aspiration. She likes a young man whom she wants to marry and rejects Prabhakar offer. तो यहाँ पर क्या होता है, शकुताई ये सोचती है कि प्रभाकर एक अच्छा इंसान है और वो कल्पना को खुश रखेगा, लेकिन यहाँ पर कल्पना के भी कुछ अपने डिजायर्स होते हैं, अपने एस्पायरेशन होते हैं। तो कल्पना क्या करती है, प्रभाकर का जो प्रपोजल था उसे रिजेक्ट कर देती है क्योंकि वो किसी दूसरे आदमी को चाहती थी। While Kalpana lies in the hospital, the outside world moves around her. Sakutai doesn't want the case to be reported to the police. जब कल्पना हॉस्पिटल में होती है तब उसके चारों तरफ दुनिया घूम रही होती है। शकुताई डजंट वांट द केस टू बी रिपोर्टेड टू द पुलिस। तो शकुताई यानी कि कल्पना मदर ये नहीं चाहती थी कि ये जो केस है वो पुलिस की रिपोर्ट में फाइल हो। She is afraid that it will spoil their name and nobody would marry Sandhya, her second daughter. The police officer wants to project it as an accident case because rape cases are complicated. From the various discussion, it is clear that nobody wants to accept it as a rape case. Priti, Ini, Bana all offers only lip sympathy. They tell Urmi to keep away from this mess. Sakutai blames her for crossing the limits of a woman's life and attracting attention by her modern ways of dressing up. शकुताई नहीं चाहती थी कि ये केस फाइल हो क्योंकि उसे लगता था कि अगर ये केस फाइल हो जाएगा तो उनका जो नेम है वो खराब हो जाएगा और उसका जो सेकंड डॉटर संध्या है उसे कोई भी शादी नहीं करेगा। तो इसीलिए वो डरती थी और वो नहीं चाहती थी कि ये रिपोर्ट फाइल हो। और यहाँ पर जो भी सारे लोग थे जैसे कि पुलिस हो गया, पुलिस भी ये केस रेप केस ना हो ऐसा चाहती थी क्योंकि रेप केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता था। तो सब लोगों को जो डिस्कशन हुआ जैसे कि प्रीति, इनी, इन सभी ने सिर्फ लिप सिंपैथी दिया। उन्होंने सिर्फ बातों ही बातों में उन्हें सिंपैथी दी, लेकिन कोई भी यहाँ पर केस फाइल नहीं किया। वाना उर्मी को सजेस्ट करता है कि वो इन सब चीज़ों से दूर रहे। शकुताई इन सब चीज़ों के लिए कल्पना को ही दोषी ठहराती है और वो कहती है कि तुमने ही एक वोमेन का जो लिमिटेशन होती है सोसाइटी में, एक वोमेन के लिए एक लिमिटेशन होता है, तुमने ही इन सबको क्रॉस किया। आजकल जो मॉडर्न ड्रेस आ रहे हैं उन सब पहनकर तुम लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, तो इन सब कारणों की वजह से ये घटना हो गया है।
तो इसीलिए शकुंतई इन सब चीज़ों के लिए कल्पना को ही दोषी ठहराती है। Despite all odds, Urmi gives out Kalpana's story to a journalist friend, and it is published. Shakutai gets social attention, questions are raised in the assembly, and the hospital authorities are instructed to let Kalpana remain in the hospital. इन सब मुश्किलों के बावजूद उर्मी कल्पना का जो स्टोरी है इसे एक जर्नलिस्ट फ्रेंड को देती है और वो जर्नलिस्ट फ्रेंड इसे पब्लिश कर देती है। तो जब ये पब्लिश होता है तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। शकुंतई जो कि कल्पना का माता है वो सोशल अटेंशन उसे मिलता है, यानी लोग पूछते हैं कि क्या हो गया, इसके बारे में सब क्वेश्चन होता है। और ये जो क्वेश्चन होता है ये असेंबली में ही भी आता है। तो असेंबली हॉस्पिटल को इंस्ट्रक्ट करता है, हॉस्पिटल अथॉरिटी को इंस्ट्रक्ट करता है कि कल्पना को हॉस्पिटल में ही रखा जाए। Thus, Urmi breaks the silence and manages to get justice for the suffering family. The police has to investigate the case, and when Sulu realizes that her husband Prabhakar is the culprit, she commits suicide. तो यहाँ पर इन सारे मुश्किलों के बावजूद उर्मी ने क्या किया, ये जो साइलेंस था सोसाइटी में वुमेन्स को सप्रेस किया जाता है हर सिचुएशन में, तो इसे ब्रेक किया एंड वो जो लड़की थी कल्पना उसे जस्टिस देने में उस फैमिली को मदद की। तो उस फैमिली को जस्टिस मिल गई। और जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि इन सब के पीछे कल्प्रिट प्रभाकर ही है, प्रभाकर यानी सुलू का हस्बैंड। तो ये जो पता चलता है सुलू को, तो सुलू ने सुसाइड कमिट्स कर देती है। इन द कोर्स ऑफ द इवेंट शी अंडरस्टैंड हाउ द टेंडर वाइन ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथी एंड सिंपैथी वाइंड्स अस ऑल। लाइफ गोज ऑन डिस्पाइट इट्स अप्स एंड डाउन्स। The novel ends on a note of optimism as Urmi broods over the spring of life we all look for. नोवेल का एंड एक ऑप्टिमिज्म तरीके से हुआ है। तो उर्मी को ये पता चलता है कि इन सब स्टोरी को जानने के बाद उसे ये पता चलता है कि ह्यूमन लाइफ एक टेंडर वाइन से जुड़ा हुआ है। टेंडर वाइन का मतलब होता है एक पतला सा धागा से एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि हमारे अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथी एंड सिंपैथी ये सब चीज़ें हमको जोड़ कर रखती है। लाइफ गोज ऑन डिस्पाइट इट्स अप एंड डाउन्स। तो हमारी जो ज़िंदगी, हमारा जो लाइफ है वो चलती रहती है, चाहे कितनी भी अप्स एंड डाउन हमारे रास्ते में क्यों ना आए, लाइफ हमेशा चलती रहती है। द नोवेल एंड्स ऑन ए नोट ऑफ ऑप्टिमिज्म एज उर्मी ब्रूड्स ओवर द स्प्रिंग ऑफ लाइफ वी ऑल लुक फॉर। तो ये जो नोवेल है ये एक ऑप्टिमिज्म तरीके से ख़त्म होता है। तो नोवेल के एंड तक उर्मी को ये समझ में आ जाती है कि ह्यूमैनिटी जो है वो एक टेंडर वाइन के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। और वो जो स्टार्टिंग में वो उसे ग्रिप से डूबा रहता है, यानी नोवेल के एंड तक उर्मी को ये समझ में आ जाती है कि हम सब लोग एक दूसरे के साथ एक टेंडर वाइन के साथ जुड़े हुए हैं। और स्टार्टिंग में जो अनु के खो जाने के गम में वो डूबी रहती थी, अब वो ऐसा नहीं रही, वो कल्पना को जस्टिस दिला पाई, तो इसी खुशी में वो एक्टिव हो गई है अब। तो यहाँ पर ये जो नोवेल है ये एंडिंग में एक ऑप्टिमिज्म व्यू के साथ ये नोवेल एंड होता है। तो आई होप ये नोवेल आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड माय स्टोरी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।